Assalamu alaikum everyone. First of all, I welcome you all to this workshop, which is Introduction to Cloud Computing. और वर्कशॉप को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि वर्कशॉप के दौरान अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके जहन में कंफ्यूजन हो, तो या तो आप माइक अनम्यूट करके पूछें या फिर आप चैट में लिख दें, तो हम साथ साथ चेक करते रहेंगे चैट को। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके क्यूरीज रिजॉल्व होती रहें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगे कि मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ तो आप बता सकते हैं, फिर हम अपनी पेस को एडजस्ट कर लेंगे। तो वर्कशॉप शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो माय नेम इज़ एतजाज़ अहमद एंड आई एम फ्रॉम 18 बैच। आई एम द वाइस लीडर ऑफ क्लाउड टीम LDC। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस वर्कशॉप का क्या एजेंडा है और हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो बेसिकली हमने आज के वर्कशॉप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम थ्योरीज से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे एंड एट अ सेकंड पार्ट हम फिर आप कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्लाउड बेसिकली होता क्या है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजीज़ में आजकल हम देखते हैं कि CS की फील्ड में बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। उसके बाद हम डिफरेंट मॉडल्स ऑफ क्लाउड देखेंगे। जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं डाटा क्लाउड इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से, तो उसने 2 मेन डिसीजन लेने होते हैं। एक तो ये कि उसने क्लाउड को सर्च कैसे करना है और दूसरा उसने डिप्लॉय कैसे करना है। तो इन दोनों को कामों को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। हम इन मॉडल्स को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह कैटेगराइज किया जाता है और ये क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आजकल इंडस्ट्री में कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करवाती हैं। और फिर एट एंड हम कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये कैसा काम करता है, क्योंकि जो कोई भी टॉपिक हो हम जब तक उसको सिर्फ थ्योरी के लिहाज से बात करते हैं तो वो हमें सही तरह समझ नहीं आती। तो हम फिर एट एंड कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है कि क्लाउड बेसिकली है क्या और ये किस तरह काम करता है। इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक और एग्जांपल देनी पड़ेगी और मैं आपको समझाता हूँ कि जब क्लाउड इन्वेंट नहीं हुआ था तो उससे पहले हम लोगों को किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी और कौन कौन सी चीज़ें थी जो CS के जो प्रोग्रामर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए मसला बन रही थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबसे सिंपल एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँ। आप सब लोग यहाँ पे CS के बैकग्राउंड से हैं, तो आप सब ने वेब डेवलपमेंट का नाम सुना होगा। तो मैं इसी के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्लाउड से पहले किस टाइप की डिफ़िकल्टीज थी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेबसाइट की कि वेबसाइट होती क्या है। बेसिकली अ वेबसाइट इज़ अ टू साइडेड एप्लीकेशन। इट वन रन्स ऑन द सर्वर साइड एंड अदर ऑन द क्लाइंट। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोग रोज़ाना फ्लैक्स से हमारी इंटरेक्शन होती रहती है। फ्लैक्स, स्लेट, गूगल, ये सारी वेबसाइट की एग्जांपल्स हैं। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर की टर्म यूज़ किया। अगर आप में से कुछ लोग इस टर्म से नहीं फेमिलियर, तो मैं इसका भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो बेसिकली अ क्लाइंट इज़ द वन हु जनरेट्स द रिक्वेस्ट एंड अ सर्वर इज़ द वन हु फैसिलिटेट्स द रिक्वेस्ट। आप सपोज करें कि जब भी आपने फ्लैक्स की वेबसाइट से इंटरेक्ट करना होता है तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई भी हो सकता है, क्रोम वगैरह। इसके बाद आप लिखते हैं flexstudent.nu.edu.pk। बैकएंड में क्या होता है कि आपका पीसी एक रिक्वेस्ट भेजता है उस सर्वर को जिस पर फ्लैक्स होस्ट हो रही है, ठीक है। तो वो सर्वर क्या करता है, वो देखता है अच्छा मुझसे फलां क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट मांगी है और वो एक पेज रिटर्न कर देता है इस क्लाइंट को, ठीक है। वो पेज होता है लॉगिन पेज जिसमें आप फिर अपने क्रीडेंशियल डालते हैं। इसी तरह जब आप मास्क के टैब पर क्लिक करते हैं तो बैक एंड पे दोबारा इसी तरह होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर को पता चलता है अच्छा आप मुझसे क्लाइंट मार्क्स मांग रहा है, तो वो एक और पेज जैसे रिटर्न कर देता है जिसमें मार्क्स होते हैं आपके। तो दिस इज हाउ क्लाइंट सर्वर वर्क्स। इस केस में आपका जो पीसी होता है या आपका मोबाइल जो होता है वो एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहा होता है और जिसके पास रिक्वेस्ट जाती है वो एज अ सर्वर बिहेव कर रहा होता है। तो दिस इज हाउ क्लाइंट सर्वर वर्क्स।
लेकिन जो सर्वर होता है उसकी कुछ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स आप कह लें जो कि होती हैं, जो कि हमारे पास क्लाइंट में नहीं होती। फॉर एग्जांपल उसमें फर्स्ट अगर हम फीचर की बात करें वो तो ये होता है कि सर्वर शुड ऑलवेज बी ऑन। इसकी वजह यह है कि हमें किसी भी वक्त वेबसाइट से इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आवर सर्वर शुड बी ऑन 24 आवर्स। ठीक है। इसी तरह एक और फीचर इसमें ये होता है कि इट शुड बी एबल टू हैंडल कंकरेंट रिक्वेस्ट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वेबसाइट में एक वक्त में एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हूँ, तो वह सर्वर शुड बी एबल टू डील विद ऑल ऑफ देम। मोर ओवर और सर्वर शुड हैव हाई परफॉर्मेंस। इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि किसी वक्त अब हमारे सर्वर को 1000 या बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, तो हमारे सर्वर का हाई परफॉर्मेंस होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये बड़ा स्मूथली उन सब से इंटरेक्शन कर सके। ठीक है। तो ये है हमारे पास क्लाइंट आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज अ वेबसाइट। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्लाउड के आने से पहले किस टाइप की प्रॉब्लम होती थी। पहले ये होता था कि जब भी कोई प्रोग्रामर वेबसाइट बनाता था या कोई किसी को वेबसाइट बनानी पड़ती थी, तो उसके लिए उसे पूरा एक सर्वर खरीदना पड़ता था। ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज था वो सबसे पहला तो ये था कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर था, क्योंकि जो सर्वर होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अगर किसी को एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है और उसके लिए भी उसे पूरा सर्वर खरीदना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है। इसके अलावा ये तो होगी कास्ट की बात, लेकिन इसके अलावा मेंटेनेंस का भी बहुत ज़्यादा मसला होता था, क्योंकि पहले अगर हमें सिर्फ एक डेवलपर की ज़रूरत है जो कि हमारे पास वेबसाइट को मेंटेन करे, अब हमें और बंदों की ज़रूरत है जिनका काम होगा सर्वर को मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना, मेंटेन करना, जिस पर वो सही काम कर सके। ठीक है। तो इस टाइप की बहुत सी चीज़ें और मसाइल थी जो हमें इस वक्त आते थे। तो ऑल ऑफ दिस स्टफ लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्लाउड। अब हम बात करते हैं कि क्लाउड है क्या, जो आजकल बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होती है। तो अगर मैं इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल दूं, सबसे सिंपल मैं इसकी डेफिनेशन दूं, तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ स्टोरेज विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। बट ये काफ़ी जेनेरिक डेफिनेशन हो जाती है। अगर मैं इसको थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक करूं, तो यू कैन से दैट क्लाउड इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा सेंटर्स विच कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सर्वर्स। ठीक है। तो ऐसा हुआ कि क्लाउड का कंसेप्ट इस तरह इन्वेंट हुआ कि कुछ कंपनीज जिनको हम क्लाउड प्रोवाइडर्स कहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वर इकट्ठे एक जगह रखे और उन सबको आपस में नेटवर्किंग के ज़रिए कंबाइन कर दिया। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एंड यूजर्स के लिए इनको अवेलेबल कर दिया, भाई आप हमारी स्टोरेज इस्तेमाल करें इंटरनेट के थ्रू, और हम आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। तो दिस वाज द मेन कंसेप्ट ऑफ क्लाउड। इसके अलावा क्लाउड ने क्या किया कि इसने वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड की। अब हम बात करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन होती क्या है। तो वर्चुअलाइजेशन का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जितनी भी क्लाइंट को रिसोर्सेज उसको चाहिए, आप सिर्फ उतने ही एलोकेट करें। क्लाउड से पहले क्या होता था कि हम हर क्लाइंट को एक फिक्स्ड रिसोर्स दे देते थे, हमें नहीं पता था उसकी नीड कितनी है, तो इन दैट केस हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते थे। तो क्लाउड ने क्या किया कि क्लाउड ने इस प्रोसीजर की जगह एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया। वो ये था कि आप देखते हैं कि अच्छा आपके क्लाइंट की नीड कितनी है और उस लिहाज से आप रिसोर्सेज देते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। और इसी तरह इसने जो यूज़र्स थे उनको हार्डवेयर को मेंटेन करने और ख़रीदने की टेंशन से जो है ना काफ़ी इसको इंडिपेंडेंट कर दिया था। ठीक है। तो ये था क्लाउड। अब यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं इससे। ओके, सो आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मॉडल्स की। ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्विस मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स और हम इन तीनों को डिस्कस में डिटेल करते हैं। द फर्स्ट मॉडल इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस सर्विस मॉडल में क्या होता था? इस सर्विस मॉडल में ये होता था कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो एंड यूज़र को एक पूरी एप्लीकेशन एक कंप्लीट फॉर्म में प्रोवाइड कर देता था, यानी सॉफ्टवेयर रनिंग फॉर्म में प्रोवाइड कर देता था।
एंड यूज़र को ये नहीं देखना पड़ता था कि अच्छा एप्लीकेशन इसकी वर्क कैसे कर रही है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको सेटअप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बल्कि पहले से इंस्टॉल और इनिशियलाइज फॉर्म में मिलती थी। इसकी अगर मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल दूं तो वो है जीमेल। आप रोज़ाना तकरीबन जीमेल यूज़ करते हैं। जीमेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये कंप्लीट और इनिशियलाइज फॉर्म है। आपको क्या चाहिए, आपने सिर्फ इसमें अपना एक दफ़ा पहली दफ़ा साइन अप होना होता है और उसके बाद आपको इंटरनेट चाहिए ताकि आप जीमेल से कनेक्ट होते रहें और आप अपने डाटा को और अपने फीचर्स और अपनी जो रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्मूथली चला सकें। ठीक है, तो दिस वाज अ सॉफ्टवेयर एज सर्विस। जो सेकंड सर्विस मॉडल था दैट वाज प्लेटफॉर्म एज सर्विस। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने यूजर को यू कैन से दैट वी प्रोवाइडेड अ टाइप ऑफ आईडीई टू द यूजर ताकि यूजर खुद बैठकर अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सके और बाद में उसको क्लाउड पर शिफ्ट कर सके। तो जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस है उसमें हमारे पास यूज़र के पास इससे ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं था कि वो एप्लीकेशन को रन कर सके। लेकिन प्लेटफॉर्म एज सर्विस में हमने यूज़र को ये कंट्रोल दिया कि वो अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकता था। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यू कैन थिंक ऑफ गूगल ऐप इंजन। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसमें कोई भी डेवलपर बैठकर अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है और बाद में उसको अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब हम बात करते हैं थर्ड मॉडल की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। तो इसमें जैसा कि नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि इसमें हमने यूज़र को थोड़ा मज़ीद कंट्रोल दे दिया था कि वो कुछ ज़्यादा चीज़ें थी जो वो डिसाइड कर सकता था। फॉर एग्जांपल यूज़र के पास ये चॉइस थी कि वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना चाहता है, उसने मिडलवेयर को किस तरह कंट्रोल करना है, उसने रनिंग टाइम पे अपने एप्लीकेशन के बिहेवियर को किस तरह कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में दे दी एंड दिस वाज द थर्ड मॉडल। अच्छा, और ये एक डायग्राम है जिसमें हमने कंपैरिजन किया डिफरेंट सर्विस मॉडल में कि यूज़र को किस चीज़ पर कंट्रोल था और किस चीज़ पर कंट्रोल नहीं था। तो अगर आप ऑन प्रेमिसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो यूज़र था वही सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ऑन प्रेमिसेस बेसिकली उस कॉन्सेप्ट की तरफ हिंट करता है जो क्लाउड आने से पहले था और हर कंपनी अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही कंट्रोल करती थी। तो इन दैट केस क्योंकि क्लाउड का कोई कंसेप्ट नहीं था तो सारी चीज़ें यूज़र खुद ही कंट्रोल करता था। उसके बाद हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप की सारी चीज़ें जो थी वो आपका यूज़र मैनेज कर रहा था। और क्लाउड का क्या काम था, तो उसने आपको वर्चुअलाइजेशन और सर्वर और स्टोरेज इस टाइप की चीज़ें उसने आपको प्रोवाइड करनी थी और ये मेक श्योर करना था कि ये वर्किंग सिस्टम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विस की। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें यूज़र को बस इतना कंट्रोल था कि वो अपनी मर्जी से अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकता था। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन और डाटा ये दो वो वाली चीज़ें हैं जो यूज़र मैनेज करता था और बाकी सारी चीज़ें क्लाउड खुद इसको टेक केयर करता था। इसी तरह अनदर थिंग सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ये वो सर्विस मॉडल है जिसमें हर चीज़ क्लाउड इसका रिस्पॉन्सिबल होता था और आपके एंड यूज़र ने सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता था। ठीक है, तो दिस इज हाउ डिफरेंट सर्विस मॉडल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। अब हमने सर्विस मॉडल की तो बात कर ली बट हम देखते हैं कि इन सब सर्विस मॉडल्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स थे। अगर हम सॉफ्टवेयर एज सर्विस की बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि नो हार्डवेयर कॉस्ट, क्योंकि सारी चीज़ें हमें कोई सर्वर वगैरह ख़रीदने नहीं पड़ते थे बल्कि ये सारी चीज़ें हमें क्लाउड प्रोवाइड कर रहा था। तो दैट वाज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अनदर थिंग इज कि नो इनिशियल सेटअप रिक्वायर्ड। इसकी भी अगेन वही वजह जैसे मैंने ऊपर आपको फिगर में दिखाया था कि सॉफ्टवेयर सर्विस में यूज़र को कोई चीज़ खुद नहीं टेक केयर करनी पड़ती थी, तो इस वजह से हमें कोई इनिशियल सेटअप की ज़रूरत नहीं थी। अनदर थिंग इज ऑटोमेटेड अपग्रेड। अगेन इसकी भी सेम रीज़न थी क्योंकि यूज़र खुद इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं था कि उसने अपनी एप्लीकेशन को मैनेज कैसे करना है, बल्कि ये सारा काम क्लाउड कर रहा था, क्लाउड प्रोवाइडर का जिम्मा था। तो जब भी अगर कोई डेवलपर अपनी ऐप में अपग्रेड करना चाहता था वो क्लाउड में कर देता था और उसके बाद ये क्लाउड प्रोवाइडर का काम था कि वो एंड यूज़र तक अपडेटेड एप्लीकेशन पहुंचाए। अनदर थिंग इज क्रॉस डिवाइस कंपेटिबिलिटी। इसकी वजह यह है कि
जब हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में यूज़र के कंट्रोल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सारी चीज़ें अमेजनिंग फॉर्म में मिल रही थी, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें खुद से सेटअप करनी पड़े। इस वजह से हमारे पास जो एप्लीकेशन आती थी वो अल्टीमेटली कंपैटिबल थी, चाहे हम जो भी एप्लीकेशन, चाहे हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या आईडीई वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अनदर थिंग इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि ये अगेन वही बात आ जाती है कि इस सर्विस मॉडल में हर चीज़ थी क्लाउड प्रोवाइडर के पास, तो क्लाउड प्रोवाइडर ने मेक श्योर करना था कि ये सारी चीज़ें यूज़र को मिलती रहें, एक्सेसिबिलिटी वगैरह। तो इट वाज वेरी गुड पॉइंट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस। इसके बाद एक और इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज था वो ये था कि स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप ये चेक करें कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट, क्लाइंट की नीड कितनी है रिसोर्सेज की, और आप उस लिहाज से रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो इट वाज एन अदर एडवांटेज। तो ये तो हो गए कुछ प्रोज। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स क्या थे, और उसमें सबसे पहले तो आता है सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज इस वजह से क्योंकि यूज़र बेशक सॉफ्टवेयर को यूज़ तो कर रहा था लेकिन डाटा उसके कंट्रोल में नहीं था। ये अल्टीमेटली आ जाता था क्लाउड प्रोवाइडर के पास। आपका डाटा किधर स्टोर हो रहा है आपके पास नहीं हो रहा, बल्कि वो जो डाटा सेंटर्स हैं जो कि क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे हो रहा है। तो इट यूज टू ब्रिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन द डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। इसी तरह एक और है कनेक्टिविटी इज अ मस्ट। ये तो आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि जब हमने किसी स्टोरेज को या सर्विस को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो हमारे सिस्टम में वो डाटा नहीं पड़ा होता, तो इसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए। और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला होता है। और वैसे भी अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो किसी भी इमरजेंसी की वजह से हो सकता है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला हो जाए। तो इन दैट केस आपकी ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डैमेज बन सकता है, क्योंकि इंटरनेट वो चीज़ है जिसके बगैर आप बिल्कुल क्लाउड सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की। तो इसमें अगेन स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ये दोनों सेम वही स्टेप हैं जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर एज सर्विस में बताया, और इनकी रीजन भी हुई है कि ये सारी चीज़ें क्लाउड ने अपनी जमा ली थी। एक और चीज़ है क्विक डेवलपमेंट प्रोसेस। क्विक डेवलपमेंट प्रोसेस इस वजह से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो यूज़र को डेवलप और सेटअप नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि वो क्लाउड का काम होता था, लाइक सर्विस को आपस में कनेक्ट कैसे करना है और इस टाइप की चीज़ें। यूज़र ने क्या करना था, बस उसने अपना आईडीई में काम करना था। तो इसकी वजह से डेवलपमेंट का प्रोसेस काफ़ी स्पीड अप हो गया था। इसके बाद एक और चीज़ है रिड्यूस्ड एक्सपेंसेस और रिस्क की अगेन वो ये वजह है। बेशक इसमें हमने इसमें अगेन हमें कोई हार्डवेयर अलग से ख़रीदना नहीं पड़ता था अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए, बल्कि हम बस अपनी नीड के मुताबिक एक क्लाउड प्रोवाइडर को फ़ी जो सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है वो दे दिया करते थे, और उसके बदले हम उसकी सर्विसेज अवेल करते थे, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच गई थी। अगर हम कॉस्ट की बात करें, डाटा सिक्योरिटी इशूज़ और कंपेटिबिलिटी, ये अगेन वही चीज़ें हैं जो हमने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के कॉन्स में देखी हैं। हाँ, बट एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, कंपेटिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कंपेटिबिलिटी के इशू आते थे, वो इस वजह से आते थे क्योंकि प्लेटफॉर्म एज सर्विस में हमने एप्लीकेशन को डेवलप करके क्लाउड में माइग्रेट करना होता था, जबकि सॉफ्टवेयर एज सर्विस में हमें हर चीज़ पहले से कंप्लीट फॉर्म मिल रही थी। तो जब हम अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड पर माइग्रेट करते थे तो उस वक्त हमें अपने क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिहाज से डिफरेंट एपीआईज अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करानी पड़ती थी, और वो बाज़ औक़ात कंपैटिबिलिटी के इशू लाद ले आता था। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज था इस सर्विस मॉडल का। अब हम बात, अच्छा एक और भी एडवांटेज डिसएडवांटेज था कि डिपेंडेंसी ऑन वेंडर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्योंकि हमारी एप्लीकेशन अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा है क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि क्लाउड प्रोवाइडर के एंड पे कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो उस केस में हमारी एप्लीकेशन भी काम करना छोड़ देगी, ऑल दो हमारी तरफ से कोई हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं आया था, बल्कि ये सारा काम क्लाउड प्रोवाइडर ने किया। तो इन दैट केस इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो डिसएडवांटेज है ये प्लेटफॉर्म है सर्विस के लिहाज से नहीं, बल्कि तीनों में था कि तीनों में हम क्लाउड प्रोवाइडर पर डिपेंड हो गए थे। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की। तो इसके एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, ये जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको कोई अलग से हार्डवेयर खरीदना ही पड़ता था। अदर थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इस लिहाज से क्योंकि हमने इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास कंट्रोल था, हम अपनी मर्जी से ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते थे, मीडिया चूज कर सकते थे, तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था बनस्पत पिछले दो सर्विस मॉडल्स की नस्बत। इसी तरह एक और जिसका एडवांटेज था वो ये था कि इसने ऑपरेशनल कम्प्लेक्सिटी बहुत कम कर दी थी, क्योंकि जब भी हम कोई भी हार्डवेयर लेते हैं तो वो सिर्फ कॉस्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि उसको मेंटेन करने के भी काफ़ी कम्प्लेक्सिटी होती है। तो जब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें क्लाउड ने अपनी जमा ले ली, क्लाउड प्रोवाइडर ने, तो हमारे पास ऑपरेशनल कम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम हो गई थी। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की।
उसमें अगेन डाटा सिक्योरिटी इश्यूज इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, बिकॉज डाटा हमारे पास नहीं होता, अल्टीमेटली हमें क्लाउड प्रोवाइडर के सर्विस में सेव करना होता है, और हमारे क्लाउड हमारे डाटा में काफ़ी ज़्यादा उसका मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा किरदार होता है क्लाउड प्रोवाइडर का, तो इस वजह से डाटा सिक्योरिटी इश्यूज आते ही आते हैं। अनदर थिंग इज नीड ऑफ टीम ट्रेनिंग। टीम ट्रेनिंग इस वजह से क्योंकि इसमें हमारे पास जो पिछले दो सर्विस मॉडल है ये अक्सर इंडिविजुअल पर्पजेस के लिए होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आप के पास पूरी एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स की टीम होती है, तो आपको चाहिए कि अपनी टीम को ट्रेन करें। और इस वजह से हमारे पास कोई भी स्टार्टअप होता है या कंपनी होती है, उसका अल्टीमेटली उसने अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करना होता है, लेकिन अगर जब वो टीम ट्रेनिंग में पड़ जाती है तो उसका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इट वाज अनदर डिसएडवांटेज। और डिपेंडेंसी ऑन वेंडर अगेन सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई है। तो ये तो कुछ हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर रखता हूँ, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमने प्रोज एंड कॉन्स तो डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि कोई भी सर्विस मॉडल चूज कैसे करना है, ये किस तरह काम होता था। एक्चुअली अगर हम यूज़र की बात करें तो यूज़र को इस बात से कोई नहीं था कि उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि कौन सा सर्विस मॉडल यूज़ हो रहा है, उसकी अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट थी, जो नीड्स थी, वो फुलफिल होनी चाहिए थी। ये जो मेन डिसीजन था ये लेना पड़ता था क्लाउड इंजीनियर को, जिसका काम था कि उसने देखना है अच्छा मेरे पास कौन सा यूज़र है और फिर मैंने इसको कौन सा सर्विस मॉडल एलोकेट करना है। अगर कोई यूज़र है जिसका काम सिर्फ किसी एप्लीकेशन को डिवेलप करना है, आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको, राइट? ओके। अच्छा, तो ये यस। अल्टीमेटली काम था क्लाउड इंजीनियर का, उसने डिसाइड करना होता था। बट इन केस इफ हमारे पास जो यूज़र है वो एक डेवलपर है, तो इन दैट केस हम उसको प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करें का सर्विस मॉडल उसको एलोकेट करेंगे। एंड द सेम गोज टू आईटी एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क आर्किटेक्ट। अगर इस टाइप के यूज़र हैं तो फिर हमें उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस देने पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कुछ ज़्यादा हैं एंड यूज़र और डेवलपर की निस्बत। ठीक है, ये तो हो गया सर्विस मॉडल। हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल की कि ये क्या है। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दे आर टाइप्स ऑफ द क्लाउड। ठीक है, तो इसमें जो चार टाइप्स हैं, इसमें फर्स्ट टाइप है पब्लिक क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास क्लाउड प्रोवाइडर जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सब के लिए ओपन है, पब्लिक है। फॉर एग्जांपल जीमेल की अगर आप एग्जांपल लें, जीमेल एक क्लाउड सर्विस है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एज अ मॉडल की फॉर्म में आती है, बट ये सब के लिए ओपन है। कोई भी बंदा gmail.com करके अपने क्रोम में ब्राउजर में डाल के अपना साइन अप हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड। जब हम प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं तो प्राइवेट क्लाउड में बेसिकली ये होता है कि इस केस में हमारे पास जो एक्सेस होती है, जो सर्विस होती है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, सबके लिए ओपन नहीं होती। और कम्युनिटी क्लाउड भी इसी की एक एग्जांपल है, इन सेंस के कम्युनिटी क्लाउड में हमारे पास एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनके पास एक्सेस होती है, तो वो सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट क्लाउड में हमारे पास सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसी तरह एक और है द फोर्थ टाइप इज हाइब्रिड क्लाउड। इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। इसमें जब भी कोई कंपनी देखती थी कि अच्छा उसके पास ट्रैफिक अब ज़्यादा हो रही है और उसको मजीद रिसोर्सेज चाहिए, तो वो पब्लिक क्लाउड पर शिफ्ट हो जाती थी और पब्लिक क्लाउड के रिसोर्सेज यूज़ करने लग जाती थी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड कि किस तरह ये वर्क करता था। वो देखते थे ट्रैफिक कितनी है, डिमांड कितनी है, और उस लिहाज से वो रिसोर्सेज एक क्लाउड से दूसरे पे शिफ्ट हो जाते थे। तो ये तो हो गया डिप्लॉयमेंट मॉडल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट मॉडल को चूज़ कैसे करना है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल को चूज़ करने में सिर्फ क्लाउड इंजीनियर नहीं बल्कि एंड यूज़र का भी काम होता था, क्योंकि उसने भी देखना होता था कि अच्छा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर वो उस लिहाज से डिसाइड करता था कि अभी मुझे पब्लिक क्लाउड चाहिए या प्राइवेट क्लाउड चाहिए। इसमें जो दो मेन फैक्टर हैं वो एक है कॉस्ट और दूसरा है कि डाटा सिक्योरिटी। हम देखते थे कि अच्छा हमारे पास बजट कितना है और हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उस लिहाज से हम देखते थे कि अच्छा हमें कौन सा क्लाउड चूज़ करेगा।
फॉर एग्जाम्पल अक्सर जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास अक्सर बजट कम होता है और उनका जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि उन्होंने प्रोडक्ट जल्द से जल्द रेडी करना होता है, तो वो अक्सर पब्लिक क्लाउड की तरफ जाते हैं। जबकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि चाहती हैं कि उनका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो अपने डाटा के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो चाहती है कि उसका डाटा बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना हो, तो दैट केस वो प्राइवेट क्लाउड की तरफ जाएगी। क्योंकि इस केस में आपका जितनी भी सर्विस होती है आपको पता होता है कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको यूज़ कर रही है, तो इस केस में डाटा आपका सिक्योर रहता है और उसकी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि आजकल कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में। इसमें सबसे जो टॉप क्लाउड प्रोवाइडर है वो तो है अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिनको हम AWS कहते हैं। आप जब भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि AWS इज़ वन ऑफ द टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल। इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो बाकी तमाम क्लाउड प्रोवाइडर्स की निस्बत उनसे 6 टाइम्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस्ट्री में बाकी तमाम क्लाउड प्रोवाइडर्स की कंप्यूटिंग पावर को एक्स कह रहे हैं, तो अमेजॉन वेब सर्विसेज की जो कंप्यूटिंग पावर थी वो 6x है, ठीक है। तो इसके और वैसे भी ये अब एक ब्रांड बन चुका है तो ज़्यादा लोग इसी की तरफ जाते हैं। तो उसके बाद नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अगेन एक बहुत बड़ा ब्रांड है और जिसकी वजह से हर कोई इसकी तरफ जाता है। नंबर 3 पर आता है क्लाउड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इट इज़ थर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स। और इसकी जो मेन फीचर है वो ये है कि इसकी जो जो अपने यूजर से चार्जेस लेता है वो बनस्पत AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के कम है। और उसकी वजह यह है कि इसके बैक एंड पे कुछ इस टाइप के मैकेनिज्म्स हैं कि इनकी जो पावर है वो काफ़ी कम यूज़ होती है। तो चूंकि पावर कम यूज़ होती है इसकी वजह से इनकी अपनी कॉस्ट भी कम आती है और ये फिर अपने यूज़र से भी कम ही लेते हैं। इसके अलावा इन तीनों के अलावा बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं लाइक लिक्विड वेब और अलीबाबा। वो फिर इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती जाती है और वो यूज़र पर भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्लाउड प्रोवाइडर्स क्लाउड को देखना चाहता है, क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज़ करना चाहता है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ लें, और फिर उसके बाद अब हम डेमो पार्ट की तरफ चलते हैं। और उसके लिए मैं मोहम्मद असाम को बोलूँगा कि वो अब यहाँ से वर्कशॉप को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू तजाज। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। मेरा नाम मोहम्मद रसाम है, मैं 17 बैच का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम दी हेड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन DSC। तो इससे पहले कि हम आगे चलें डेमो के साथ, आपसे मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, डू आस्क देम राइट नाउ। अभी साकिब ने एक क्वेश्चन पूछा है कि दे मस्ट बी एक्सपेंसिव देन। पहली बात तो ये कि क्लाउड के अंदर एक्सपेंसेस आर नॉट कंप्यूटेड द वे नॉर्मल एक्सपेंसेस आर। you're paying for what you use। ठीक है, आप किसी क्लाउड में जाते हो, कोई भी क्लाउड सर्वर आप पकड़ लो, कोई भी किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को, Amazon AWS पकड़ लो या फिर आप GCP में चले जाओ। वहां पे लेट्स से आपने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट की, ठीक है, उस वर्चुअल मशीन के अंदर फलां रैम थी, फलां CPU था, वगैरह वगैरह। आपने जब इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है ना, तो उस टाइम सिर्फ आपको ये रिसोर्सेज एलोकेट की गई हैं, अभी आप यूज नहीं कर रहे। आपको एक बेयर मिनिमम रिसोर्सेज एलोकेट कर दी गई हैं, जैसे आप यूज करोगे उसे आपका यूसेज बढ़ेगा, उस हिसाब से आपका बिल बनेगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट क्लाउड प्रोवाइड्स, तो कि इससे पहले चीजें नहीं प्रोवाइड की जा सकती। अभी चैट के अंदर सर्वरलेस आर्किटेक्चर की थोड़ी सी डिस्कशन हुआ था, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, क्योंकि क्लाउड से पहले भी सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स एग्जिस्ट करते थे। क्लाउड ने जो चीज रेवोल्यूशनाइज की है वो ये की है कि बजाय इसके कि आप सिर्फ एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर एक डाटा सेंटर के थ्रू प्रोवाइड करो, एक डाटा सेंटर के अंदर के लोग 100 150 के पास सर्वर्स पड़े हुए हैं, और आप उनके ऊपर आपने सब में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो कि आपको एक सर्वरलेस वे में आपके क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो कर देता था। क्लाउड ने क्या किया है कि डिफरेंट डाटा सेंटर्स के बीच में एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया है कि आप डाटा सेंटर्स अक्रॉस डाटा सेंटर्स दुनिया में जिधर भी पड़े हो, उनके थ्रू आपको एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर मिल जाए। अगर लेट्स से अगर आप यूएसए के अंदर किसी से कनेक्ट कर रहे हो और आपके पास जितने भी डाटा सेंटर थे यूएसए के अंदर सब बिजी हैं फॉर सम रीजन, तो आपको किसी एशिया के अंदर किसी डाटा सेंटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, वहां पे आपको किसी सर्वर के अंदर कोई रिसोर्स मिल जाएगी। आल्सो दैट वुड बी स्लो, ऑफ कोर्स दैट्स अ लॉन्ग वे ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर। सो एनीवेज, विद दैट डिस्कशन आई थिंक सबसे पहले जो मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगा, सर्विस मॉडल्स और डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर आपको क्या फर्क समझ आई है कि क्या होती हैं ये चीजें? कोई बंदा माइक ऑन करके बताना चाहे या फिर चैट में कुछ लिखते हैं।
नोबडी, कोई भी नहीं कहना चाहता कुछ भी? अगर किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज गो अहेड, से इट। ओके देन आई एम गोइंग टू अस्यूम कि किसी को समझ नहीं आई थी क्या होती है। सर्विस मॉडल्स में कोड उनका होता है, नो 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 हमजा मकसूद, सर्विस मॉडल्स और डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर फर्क पता है क्या है? कि आप एक क्लाउड इंजीनियर हो, ठीक है। सर्विस मॉडल आपका ये होगा कि आप एग्जैक्टली क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट मॉडल आपका ये होगा कि आप किस वे में प्रोवाइड कर रहे हो। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि आप किसी महंगे रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं ना, तो वहां पे आपने कोई टेबल रिजर्व किया हुआ है, आपको एक स्पेसिफिक वेटर एलोकेट हो जाता है। आप उस वेटर ने ही आपकी रिक्वेस्ट को सारा को हैंडल करना है। हर टेबल का अलग अलग वेटर बनाया होता है उन्होंने, कि वो जाके आपको प्रोवाइड करे सर्विसेज। दिस इज अ डिप्लॉयमेंट मॉडल। आपको एक प्राइवेट सर्विस मिल रही है। अगर आप किसी ढाबे में चले जाते हैं, वहां पे एक ही बंदा होता है, वो सारे टेबल्स को संभाल रहा होता है। दिस इज अ पब्लिक क्लाउड, राइट। एक पब्लिक सर्विस मिल रही है। दिस इज, ये तो डिप्लॉयमेंट की बात होगी। सर्विसेज की बात क्या है? जब आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपको एक प्लेट के अंदर बड़ा प्यारा सा खाना बना के दिया जाता है। इसकी आप मिसाल ले लो कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। कि आपको एक बड़ा प्रॉपर किस्म का खाना तैयार करके एक प्लेट के अंदर दे के दिया जा रहा है। अगर आप थोड़े से लो लेवल रेस्टोरेंट में चले जाते हो, तो आपको वहां पे पूरी देच की या पूरी कढ़ाई ला के दे दी जाती है, आप उसको प्लेटों में डाल के खा लो। दिस इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कि आपको एक बेयर मिनिमम चीज दे दी गई है, एंड नाउ यू डू व्हाट यू वांट विद इट। और फिर अक्सर औकात ये भी होता है कि कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, स्पेशली जापान वगैरह के अंदर, जहाँ पे आपको सीधा इंग्रेडिएंट्स ला के दे दी जाती हैं कि आपको ये जी, ये आपको स्टीक दे दिए, आपके पास सामने चूल्हा पड़ा, पकाओ इसे खाओ। दिस इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इज दैट क्लियर नाउ? प्लीज टाइप यस। ओके फाइन, थैंक यू। लेट्स बिगिन विद द डेमो पार्ट। ये है जी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का कंसोल। इज इट विजिबल? दिख रहा है सबको? यस, नो? ओके फाइन। ओके सो यहाँ पे पहुंचने से पहले आपका स्टेप ये है कि आपने cloud.google.com पे जाना है, ठीक है। और वहां पे अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ ना, तो आपको पहले यहाँ पे आ रहा होगा कि ट्राई आउट गूगल क्लाउड फॉर फ्री, या इधर आ रहा होगा। आपने उसमें क्लिक करना है। एक सिंपल सा साइन अप प्रोसेस होगा, जिसके अंदर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा बताना पड़ेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया हुआ, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं जरा गरीब बंदा हूँ। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, सबसे पहली स्क्रीन आपको ये दिखेगी। दिस इज कॉल्ड योर डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट इन्फो, एपीआई, ये सारी चीजें। सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देने वाला, दिस इज योर प्रोजेक्ट, राइट। आपको गूगल क्लाउड कुछ सर्विस, कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। दो सर्विसेज, दो रिसोर्सेज हैव टू बी कंटेनराइज्ड। पीछे गूगल क्लाउड के सर्वर्स होंगे, डाटा सेंटर्स होंगे, उनके अंदर लाखों लोग एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ यूज कर रहे होंगे। सो हाउ डू दे मेक श्योर कि आपकी रिसोर्सेज कोई और ना एक्सेस करे? वेल, आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जब वो प्रोजेक्ट बना लेते हो, उसकी एक यूनिक प्रोजेक्ट आईडी दे दी जाती है, ताकि कोई और बंदा उन रिसोर्सेज के अंदर कोई दखल अंदाजी ना कर सके। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो लेफ्ट साइड पे आपको काफी सारी चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे मार्केट प्लेस, एपीआई एंड सर्विसेज, और कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं। कंप्यूट का सेक्शन है, देयर इज अ स्टोरेज सेक्शन, डेटाबेसेस एंड सो ऑन एंड ऑन। अब ये जितने भी सेक्शंस क्रिएट किए हैं ना, दिस इज हर सेक्शन को बाय फंक्शनैलिटी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर बेसिकली आपको मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाली जो चीजें हैं ना, जिस तरह के आपको कंप्यूट इंजन के अंदर आप खोलते हो, आपको डायरेक्टली ये पूछता है कि वर्चुअल मशीन आपने बनानी है कि नहीं। अभी लेट शो अप, इंटरनेट शो है। ओके सो आपसे पूछ रहा है कि आपने वर्चुअल मशीन बनानी है। अगर मैं इस पर क्लिक क्रिएट करता हूँ ना, तो आगे मुझे एक पूरा मेन्यू पकड़ा देगा इसके अंदर, के आपने कौन सा इसके अंदर ओएस इंस्टॉल करना है, कितनी आप रैम चाहते हो, कितना सीपीयू चाहते हो। दिस इज स्ट्रेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बट कंप्यूटर इंजन के अंदर आपके पास ऐप इंजन भी आता है, और ऐप इंजन इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि यहाँ पे सीधा आपसे कह रहा है क्रिएट एप्लीकेशन। अगर आपको वेट अ सेकंड, ये डायग्राम याद हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आपको कोई वर्चुअल मशीन नहीं बनानी पड़ी, सीधा आपसे एप्लीकेशन और डाटा की बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर ऑन द अदर हैंड, यू हैड टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन फर्स्ट। आप वर्चुअल मशीन बनाओगे, उसके प्रोसेस इंस्टॉल करवाओगे, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन है जो भी उसके साथ हरकतें करनी है आप करोगे। लाइकवाइज आपके पास इधर ही कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड एसक्यूएल की एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, कि सीधा आपको एक
SQL इंस्टेंस क्रिएट करके दे दिया जाता है जिसके पीछे वो डेटाबेस से आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। और इसमें आपको कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं है, आपने कोई वर्चुअल मशीन डिसाइड करनी, कोई OS नहीं क्रिएट करना। तो इन सारी चीज़ों को अगर किसी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए, मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई थी क्रिएटली के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि मैंने 3-4 चीज़ें सिर्फ जो उधर दिखाई है मैंने लेफ्ट पैनल के अंदर, उनको यहाँ पे लिख दिया। ऑफ कोर्स वहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो सारी लिख सकता था। यहाँ पे आपके पास स्टोरेज है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आपके पास कंप्यूट इंजन है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि स्टोरेज के अंदर आपको सीधा एक हार्ड ड्राइव असाइन की जाती है एक तरह की, आप उस हार्ड ड्राइव की स्पेस डिसाइड करते हो, उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, नथिंग इज इंस्टॉल्ड, यू जस्ट प्ले अराउंड विद इट इन दैट रॉ स्टेट। कंप्यूट इंजन के अंदर भी आपको एक वर्चुअल मशीन बनानी पड़ती है, वर्चुअल मशीन के अंदर रैम है, CPU है, वटएवर, और उसके ऊपर आप सारे काम करते हो। फिर क्लाउड SQL की जैसे मैंने बात की है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, और इन सब को कनेक्ट किया गया है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, राइट। आप लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी चीजें आपको दिखनी है, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड क्लाउड टेक्नोलॉजीज, और जो ये पूरा आपको वेबसाइट दिख रही है, दिस इज इन इटसेल्फ अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, के पूरा क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको एज अ सॉफ्टवेयर पेश किया जा रहा है कि आपके साथ जो करना है आप करें, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर वी कैन बिगिन सम कोडिंग हियर। ओके, सो अभी क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम काफी लगता होता है, तो मैंने जस्ट इन केस एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर एक मॉडल ट्रेन करके डिप्लॉय भी किया हुआ है। इफ यू वांट के अगर मैं उसी के थ्रू आपको वॉक थ्रू दे दूं तो आपको मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर हाई लेवल ओवरव्यू दे सकता हूं। अदरवाइज इफ यू वांट के थोड़ा सा शुरू से मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको सारी चीजें बताऊं, देन प्लीज टाइप यस इन दी चैट। यस, तो आपको पूरा डेमो दिया जाए। Okay, thanks. Thanks for the enthusiasm. Okay. तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आपने देखा ये ऊपर जो ये इधर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ ही मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। आई क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स पहले से क्रिएट हुए थे, ये बाय डिफॉल्ट पहले 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको इग्नोर करो, ये मैंने क्रिएट किया था। तो आई एम जस्ट गोना डू अ न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को मैं कह देता हूँ कि DSC वर्कशॉप का नाम दे देता हूँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गरीब बंदा हूँ। Okay, so a new project has been created, rather it's being created right now। ये रिफ्रेश होगा चलेगा तो फिर मैं इसके ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, सो एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अगर जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो कोशिश किया करो पिछले प्रोजेक्ट के इंश्योर करने के जो भी रिसोर्सेज आपने लिए हैं, जो भी वर्चुअल मशीन चलाई है, उसको बंद कर देना, वरना बिल लग सकता है आपको, महंगा बिल है। मैंने तो जुगाड़ लगाया हुआ है, लेकिन खैर अपनी दफा ये ध्यान रखना। सो DSC वर्कशॉप पे शिफ्ट किया मैंने, एंड वी आर हियर। अब दिस इज एन इंटायरली न्यू प्रोजेक्ट, इसके अंदर भी मैंने कोई रिसोर्सेज अभी तक मैंने एलोकेट नहीं किए अपने लिए। सो व्हाट आई एम गोना डू इन द फर्स्ट प्लेस इज गो टू द AI प्लेटफॉर्म। अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हुई है वर्कशॉप, तो वहाँ पे काफी आपको थोड़ी सी इनिशियलाइजेशन मिल गई होगी इस चीज की। तो आई एम जस्ट गोना ट्रेन अ मॉडल हियर। सो AI प्लेटफॉर्म के अंदर मैं जाता हूँ, विच इज अगेन अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे और ऑप्शंस आ रहे हैं। देयर इज एन ऑप्शन टू क्रिएट नोटबुक्स, देयर इज अ डाटा लेबलिंग ऑप्शन, देयर इज एन AI हब, पाइपलाइन, जॉब्स एंड व्हाटएवर। अब इन सारी चीजों की अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस हैं, यू विल हैव टू लर्न देम ऑन योर ओन टाइम, दैट्स अप टू यू। व्हाट आई एम गोना डू इज कि बेयर बोन्स काम करना है। मैं मॉडल्स में जाऊंगा सीधा, यहाँ से सबसे पहले मुझे कहेगा कि मॉडल्स की API इनेबल कर दो, इनेबल की। ये API क्या कर रही है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के लेवल पे ना, ये मुझे एक तरह की एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगी कि अगर मैं AI प्लेटफॉर्म के अंदर कोई मॉडल क्रिएट करता हूँ ना, तो वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टोरेज के साथ कम्युनिकेट कर सके, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ML इंजन का भी डब्बा होना चाहिए था, उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि जब मैंने काम शुरू करना है तो क्या होगा कि यहाँ पे मॉडल के ट्रेनिंग का कोड होगा AI प्लेटफॉर्म के अंदर, स्टोरेज के अंदर मेरा डाटा पड़ा होगा, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, और यहाँ से ये जॉब जाएगी सीधा ML इंजन के ऊपर, और ML इंजन ये करेगा कि पीछे जाके उसको सर्वरलेस वे के अंदर ट्रेन करेगा मॉडल को। अगर उसको ट्रेनिंग के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर देगा, थोड़ी चाहिए तो थोड़ी एलोकेट कर देगा। That's up to the model. That's up to the ML engine. So, anyways, I hope के API enable हो जाए. My God, this is slow. Okay, create model.
thank you for asking twice. Yes, I want to create a model. Thank you. Okay, so जो मैंने एग्जांपल रटी हुई है उसके अंदर मैं एक सेंसस के डाटा सेट के ऊपर मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, तो हम जस्ट गोना कॉल दिस मॉडल सेंसस एंड पॉइंट। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि यूज रीजनल एंड पॉइंट। इसके जो भी लंबा पैराग्राफ है इसको पढ़ लेना, मैंने पढ़ा था, इसका कोई फायदा नहीं है, इग्नोर दिस डिस्क्रिप्शन, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। बाकी ये ऑप्शंस आपको बारी बारी देखने पड़ेंगे, आपकी यूज के मुताबिक। आई एम जस्ट गोना गो अहेड विद दिस। ओके, सो सक्सेसफुली एक मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट हो गया। इसके पीछे कोई कोड नहीं है, कुछ नहीं है। इस मॉडल के इंस्टेंस के क्रिएट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक तरह से एक डब्बा पकड़ा दिया गया, उस डब्बे के साथ कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं डिफरेंट एपीआई के। गूगल क्लाउड ने खुद पीछे एस्टेब्लिश किए होंगे, तो मैंने सिर्फ चूज करना है कि कौन से डब्बे के साथ मैंने इसको इंटरेक्ट करवाना है बाद में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे। सो अगेन आई एम गोना ओपन द मॉडल। यहाँ पे वर्जन्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि दिस मॉडल हैज नो वर्जन, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मॉडल बनाया नहीं है। जब मैं मॉडल बनाऊंगा उसके बाद ट्रेन करूंगा, तो मैं एक ट्रेंड वर्जन को यहाँ पे क्रिएट अ वर्जन करके उस वर्जन के साथ लिंक कर दूंगा। जब वो लिंक हो जाएगा तो मेरे पास एक डिप्लॉयड मॉडल यहाँ पे पड़ा होगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद सिर्फ मैंने जब भी उस डिप्लॉयड मॉडल से कोई भी क्वेरी करनी है, मैंने सिर्फ अपना उसकी ये बताने के कहाँ पे वो स्टोर्ड है, राइट? तो वो वहां से उसकी क्वेरी करके निकल जाएगा। तो एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, साद अहमद पूछ रहे हैं once a project is created the resources, okay fine, you understood it. Okay, so where's the terminal? Right. अभी तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल पैर से खोला हुआ है। बाय डिफॉल्ट अगर आपका टर्मिनल खुला नहीं होगा तो यहाँ पे ये जितने नोटिफिकेशन दिख रहे हैं तो ये थोड़ा सा आइकॉन दिख रहा है, दिस इज द वन यू वांट टू ओपन। ये टर्मिनल खोल देगा। ये टर्मिनल आपका चल रहा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के लेवल पे। मतलब ये कि आप इस टर्मिनल के थ्रू सारी क्लाउड टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर सकते हो थ्रू एन एपीआई व्हिच दे हैव प्रोवाइडेड। कम ऑन यार, उफ, हैंग, माय गॉड, internet, never mind, I have to do it again, sorry about this. It's painful, I know. Okay, so yeah, अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको पुराने वक्तों में तो ये होता था कि आपको खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करनी पड़ती थी। आजकल वो बाय डिफॉल्ट आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करके दे देते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का जो लाइब्रेरी नाम है वो जी क्लाउड। जी क्लाउड में लिख के एंटर करता हूँ ना, तो ये मुझे सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है कि जी क्लाउड में आगे देखो कि इसने बताया हुआ कि एआई प्लेटफॉर्म वाला एक आर्गुमेंट है। अगर ये टेक्स्ट विजिबल है तो फाइन, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा इसको टेक्स्ट साइज बढ़ाने ही दो। ओके, सो जी क्लाउड के आगे अगर मैं एआई प्लेटफॉर्म लिखूंगा ना, तो इस जी क्लाउड को पता होगा कि मैं एआई प्लेटफॉर्म वाली जो क्लाउड सर्विस है ना, उसके साथ मैं जो भी काम करना चाहता हूँ उसके साथ करना चाहता हूँ। और फिर उस सर्विस के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स होंगे अलग से, जो कि मैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह भी बाकी सारी चीजें भी हो सकती हैं। एंड दीज आर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल टू यू। ओके, सो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि जो मैंने अभी मॉडल क्रिएट किया है उसको मैं वेरीफाई करना चाहूंगा कि वो एक्चुअली क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। सो जी क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म, आई एम गोना से कि जितने भी मॉडल्स हैं उनकी लिस्ट करो। यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि मैंने कौन से रीजन के मॉडल्स मैं चाहता हूँ, तो मैंने यूएस सेंट्रल 1 के अंदर क्रिएट किया था, तो वहां से मैं कर रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि ऑथराइज करो कि इसने एक एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल जाएगी एआई प्लेटफॉर्म को, तो आई नीड टू ऑथराइज दिस कॉल कि मेरे अकाउंट से ही करो, जो भी यूज हो रहा है मेरे अकाउंट पे चार्ज डालो। एंड देयर इट इज, सेंसस का मॉडल क्रिएटेड है, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। एनीवेज, अब मैं देखना चाहूंगा कि इसकी कोई वर्जन अवेलेबल है कि नहीं। टाइपोस, दोबारा मेरे से रीजन का पूछेगा, क्योंकि डिफरेंट रीजन के अंदर मैं सेम नाम के मॉडल क्रिएट कर सकता हूँ।
सो या 0 आइटम्स, कोई वर्जन अभी क्रिएट नहीं है, इसका मतलब अभी मैंने कोई मॉडल ट्रेन नहीं किया। नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ डाटा की, जिसके अंदर मैं डाटा अपना लेके आऊंगा। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मे बी पिछले प्रोजेक्ट के साथ कर रहा है कुछ। एनीवे, सबसे पहले तो आई एम गोना गेट, मैं एक बकेट क्रिएट करूंगा स्टोरेज के अंदर। यहाँ पे आप जाएंगे ना स्टोरेज के अंदर, इस बकेट के क्रिएट करने का मकसद ये है कि मेरे लिए एक हार्डवेयर एलोकेट कर दी जाए क्लाउड के ऊपर, ताकि जो भी मैं क्लाउड के साथ काम करना चाहता हूँ ना, तो उसके साथ वो कनेक्ट कर दे। अब यहाँ पे मैं GUI के थ्रू क्रिएट बकेट कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे एक कमांड लिख सकता हूँ जो कि अगेन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के लेवल पे चल रही है। GSUtil इसको कहते हैं, ये भी पहले से इंस्टॉल होकर आपको मिला होगा। -m का आर्गुमेंट दिया कि आई नीड टू क्रिएट समथिंग एंड देन आई गिव इट, यहाँ पे अपनी बकेट का एड्रेस बता देता हूँ कि इस एड्रेस के ऊपर मुझे बना के दो। कॉल इट क्लाउड वर्कशॉप। Oh, invalid command. My God, am I forgetting something? I guess I am. Anyways, मेरा previous, I hope I have this command already. Wait a second, let me just Google it in front of you. GSU to create bucket command. भाई मुझे ना blame करना, I'm still new to this. Okay, never mind the command. I can just create it from here. मैं भी जाहिल हूँ। बकेट का नाम क्लाउड वर्कशॉप, मल्टी रीजन नो, आई वांट सिंगल रीजन ताकि पैसे कम लगे। US Central 1, I choose the region, continue, standard fine, ठीक है, क्रिएट क्रिएट हो गया। देखा, अगर आप मेरे जैसे भुलक्कड़ बंदे हो कि आपको कमांड्स भूल जाती हैं, तो फिर देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू टू जस्ट गो हेड विद द GUI और उसके थ्रू आप बकेट्स बना दें। अब बकेट बन चुकी है, अब मैं क्या करूंगा कि इस बकेट के साथ कनेक्ट करूंगा। रीजन स्पेसिफाई किया, स्लैश क्लाउड वर्कशॉप। Oh, this was the creation command. My God, I'm so sleep deprived. Anyways, हाँ, अब I think I'm forgetting something. All right, I forgot to copy the data जो कि मैंने copy करना था इनकी public cloud storage से, तो -p forget it. I'm very tired. मैं पुराने प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ। I apologize for this actually. अगर आप चाहते हैं तो मैं इस सारे पार्ट को दोबारा कर सकता हूँ at some other day। रात को कुत्ते भौंकते रहते तो I didn't sleep at all. Anyways, so इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर I hope I can see my logs. No, I cannot. Anyways, yeah, jobs. ओके, सो जो मॉडल्स के अंदर मैंने पहले मॉडल क्रिएट किया था, उसको भी मैंने ट्रेन तो नहीं किया था, तो 3-4 स्टेप्स जो मैं वैसे गलतियां हो गई हैं यहाँ से, तो वो मेरे से रिकवर भी नहीं की जा रही फॉर सम रीजन। सबसे पहले आपने ये करना था कि टर्मिनल के अंदर ना आपने सबसे पहले एक पब्लिक क्लाउड स्टोरेज से डाटा फेच किया, सेंसस का डाटा सेट आपको मिल गया। फिर आपने उसके बाद अपनी जो अपने बकेट क्रिएट की थी, उस बकेट के अंदर उस डाटा को कॉपी कर दिया। जब वो कॉपी हो गई है, तो अब आप उसके साथ अपने मॉडल को कनेक्ट कर सकते हो। अब
क्वेश्चन ये है कि आप उस पब्लिक क्लाउड स्टोरेज के साथ सीधा आप क्यों नहीं मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि उस पब्लिक क्लाउड स्टोरेज के अंदर चेंजेस किसी भी वक्त आ सकती हैं, राइट। तो आप चाहते हो कि आपका एक सेपरेट डाटा सेट आपको मिल जाए। जब आपको वो डाटा सेट मिल जाएगा, उसके अंदर आपने कनेक्ट किया कमांड्स के थ्रू या इस तरह GUI यूज करते हुए, तो फिर उसके बाद आपने सीधा मॉडल ट्रेन करने के लिए आप एक कोड लिखाया आप कहीं से क्लोन कर सकते हो गिट के थ्रू। ओपन अप मैन, यप, यहाँ पे आप गिट क्लोन की कमांड लिख सकते हो, जो कि सीधा आपका कहीं पे कोड पड़ा हुआ है तो वो कोड आपको मिल जाए। और जब आपको वो कोड मिल जाएगा तो फिर उसके बाद आपकी एक लंबी सारी कमांड है, वो मेन जो चीज है वो है आपके पास। वो कमांड मैं आपको टाइप आउट करके दिखा दूंगा, होपफुली दिस टाइम आई डोंट मेस अप। तो अगेन G Cloud AI प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड देन आई मेंशन जॉब्स, सबमिट ट्रेनिंग जॉब, और उस जॉब का मैं एक नाम बता दूंगा कि सेंसस कोई मन मैंने नाम रख दिया, ठीक है। इसका पहला, आर यू किडिंग मी, I'm not even done finishing writing the command, okay, anyways, एक लाइन में लिखता हूँ। तो पहला आर्ग्यूमेंट आपका होगा स्ट्रीम लॉग, जिसके अंदर ये कह रहा होगा कि जो भी इस ट्रेनिंग के अंदर आपके आउटपुट आ रहा है ना, वो सारा का सारा इधर मुझे कंसोल के ऊपर वो बताता जाए। नेक्स्ट अप इज रन टाइम वर्जन, जो कि बताएगा कि जो मैं टेंसरफ्लो यूज कर रहा हूँ कोड के अंदर उसकी क्या वर्जन है, ठीक है। इट कुड बी 2.3, 1.5, व्हाटएवर। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज टॉप डायरेक्टरी। जॉब आप ये कहेगा कि आपका जो भी ट्रेन बंडल है उसको मैंने किधर बाद में रखना है, उसका आउटपुट है। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली जो मैंने बकेट क्रिएट की थी उसी के अंदर कहीं मैं कहीं ना कहीं रख दूंगा क्लाउड वर्कशॉप। आगे मैं कोई डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर देता हूँ जिसके अंदर कह देता हूँ दिस इज द आउटपुट, राइट। फिर उसके बाद मॉड्यूल नेम, कि मॉड्यूल का नेम क्या होगा, जो कि आपके कोड पे डिपेंड करता है। मैंने कोड जो करना था वो तो ये था, ठीक है, ये यहाँ पे सैंपल पड़ा हुआ था। तो इस कोड के अंदर टेंसरफ्लो कोर के अंदर जाके इस ट्रेनर की डायरेक्टरी के अंदर जाके मेरा task.py वाली फाइल है। कोडिंग की आपको एक स्पेसिफिक फ्लो के अंदर करनी पड़ती है विच इज आउट ऑफ द स्कोप फॉर नाउ। तो आप उस फ्लो के अंदर आप जब कोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल का नेम बताएंगे कि ट्रेनर डॉट टास्क वाली फाइल है जो कि मैं एक्चुअली रन करना चाहता हूँ। एंड देन यू गेट टू द पैकेज पाथ। पैकेज बेसिकली वापस आए, पैकेज पाथ जहाँ पे आपके पास मॉडल पीवाई की फाइल है। हम थोड़ी सी फाइल देख लेते हैं अंदर है क्या। टास्क डॉट पीवाई के अंदर इन्होंने सारा का सारा ट्रेनिंग का कोड लिखा हुआ है, ट्रेन एग्जैक्टली किस तरह से करना है। यहाँ पे रन वाला कोड लिखा हुआ है कि सारा आगे किस तरह से चलाना है, क्या क्या हुक्स होनी चाहिए, किस पॉइंट पे चीज लॉक करनी है एंड सो ऑन। मॉडल सिर्फ मॉडल एग्जैक्टली क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, ये सारा कोड उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। सो द होल पैकेज दिस थिंग कि टास्क मिले, तो ये यहाँ पे। उसके बाद आपके पास रीजन जो आपने जिसके अंदर बकेट क्रिएट की है और जिसके मॉडल क्रिएट किया है, यूएस सेंट्रल ने क्रिएट किया था। और फिर आपके पास एक खाली जिसकी ना उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि वो ये बता रहा है कि इससे पहले जितने भी आर्गुमेंट है ये सारे जाएंगे एआई प्लेटफॉर्म को, इसके बाद जितने भी आर्गुमेंट है ये सारे जाएंगे ट्रेनर टास्क को, मैंने कोड लिखा है उसके अंदर जाएंगे। तो आर्गुमेंट के बाद मैं ट्रेनिंग फाइल स्पेसिफाई कर दूंगा जो कि मेरी फुली उधर पड़ी हुई थी बकेट के अंदर, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी है। तो एनीवेज यहाँ पे बकेट का नाम क्लाउड वर्कशॉप और उसके अंदर आए सेंसस डाटा पड़ा होगा जिसके अंदर कोई ट्रेनिंग डॉट CSV फाइल होगी। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन फाइल आर्गुमेंट कहाँ पे किस किस CSV फाइल में अपने कोड को इवैल्यूएट करना है एंड सो ऑन एंड ऑन। आप पे डिपेंड करते हैं कितने आर्गुमेंट्स हों। और अगेन ट्रेनिंग के स्टेप्स बता दें, मैं देर तक ट्रेन करना है, 10,000 कर दी। कमांड लिख दी है, इसके अंदर और भी बहुत आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ये आपको खुद इनकी जाके देखनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन। जब ये सारा लिखूंगा एंटर करूंगा नीचे आ जाएगा जॉब्स
सक्सेसफुली। जॉब क्या चीज है, यहाँ पे ये जो जॉब्स आ रहा है ना, इसको खोलता हूँ, ये मेरा पहले से ट्रेंड मॉडल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है कि मॉडल था ना ट्रेनर और जिसकी ट्रेनिंग मैंने स्पेसिफाई की थी, वो सारे कोड को उठा के पीछे किसी सर्वर्स के ऊपर ट्रेन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं अपने लॉग्स खोलता हूँ तो आपको सारे आउट्स दिखते जाएंगे कि पीछे जो भी सर्वर्स बताए थे कि इतने हो गए हैं, कितनी देर में क्या लॉग हुआ, सारा स्टैटिस्टिक्स आपको सामने दिख जाएंगे अभी। सो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि जितना भी मॉडल ट्रेन हुआ था, ये अभी देख रहे हैं कि 19/1/2021 को ही मैंने 7:30 किया, तो जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड किया गया। शुरू में ये सारे जितने भी इसका दे देखो ना, गूगल स्टेप पर सेकंड में हो गए, सेविंग पॉइंट्स कहाँ पे, ये सेविंग पॉइंट्स भी डायरेक्टरी जो जॉब डायरेक्टरी थी उधर ही यहाँ पे चेक कितना ट्रेन हो, उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया जस्ट इन केस कोई ऑप्शन आती है, आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। सो ऑल ऑफ दिस इन फ्रंट ऑफ यू, यहीं पे आपको ये बता भी रहा है कि कितने आपने ml यूनिट्स के आपने रिसोर्सेज कंज्यूम किए हैं, उसके हिसाब से होगा। यहाँ पे आपको सारा बता रहा होगा कितनी आपकी मॉडल ने सीपीयू यूटिलाइजेशन की है, मेमोरी यूटिलाइज कितनी हुई थी, एंड सो ऑन एंड ऑन, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जब जॉब कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगी, देन वर्जन वाला काम आया था कि आप मॉडल वापस करते हो, वहां पे क्रिएट अ वर्जन करते हो, खुल जाए यार, क्रिएट वर्जन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है। मैंने यहाँ पे वर्जन पहले क्रिएट की हुई थी, इसके अंदर मैं जाके सीधा मैंने सिर्फ पास बताने के यहाँ पे ये वर्जन थी ना, लेट मी ओपन इट अप, जो मैंने जॉब डायरेक्टरी के अंदर सेव हुआ था मॉडल, सिर्फ पॉइंट कर दिया था, राइट। ये देखो ना कि जॉब डायरेक्टरी मैंने ये क्रिएट की थी, उसके अंदर एक एक्सपोर्ट फोल्डर टेंसरफ्लो उसके अंदर मॉडल, तो वहां पे ये मॉडल सेव हो जाएगा। एनीवे, सो आपके पास ये हो जाएगा, यू सिंपली डू यू नो, उसके बाद आपने जो भी प्रोड्यूस करनी है, जो भी आपने करना है वो उधर, उसको आप फैंसी काम भी कर सकते हो कि किसी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो परमानेंटली, दैट्स अप टू यू। Anyways, if you have any questions, I'm sorry for the messed up demo. Any questions, sir? Okay, fine. I don't think there are any questions, and I apologize for this. बहुत low, sorry, रात सोया नहीं था. Anyways, thank you for attending. Moderator, please, if you want, take it over. Okay, हमजा मकसूद पूछ रहे हैं कि bucket different than our directory. The bucket is पूरी आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, ठीक है, आपको एक हार्ड ड्राइव मिल गई है, उस हार्ड ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी होती है, राइट? Any questions? None? Okay, fine. Tateeb? Thank you so much, Mr. Itazaz and Mr. Rasam, for such an informative session. The recording for this workshop will be uploaded on the DSC Fast YouTube channel. You can also find the recordings for the previous workshops there if you have missed any. Tomorrow at 7:30, we will also be having a workshop on freelancing. So make sure to tune into that as well. Thank you for joining us today. Allah Hafiz. Okay, साथ में पूछे can we use all the features for $300? And $300 is a lot. अब 3 महीने के अंदर आप करोगे तो, अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, तो उसका आवली रेट राउंड अबाउट भी $0.0 समथिंग होता है, तो आपको महीने का $24-25 लगता है, एंड दैट इज इफ यू कंटिन्यूअली कीप यूजिंग इट। तो $300 इज अ लॉट ऑफ मनी। आप 3 महीने में हर चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट।